द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिट्रेसल एक्ट 2013 ये एक्ट का नाम है। और आज इस वीडियो में इसी एक्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। ये एक्ट क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान जुडिशरी का एग्जामिनेशन आने वाला है, ऑब्वियसली बात है ये एक्ट उस जुडिशरी के एग्जामिनेशन में है। तो वो लोग जो लोग राजस्थान जुडिशरी के लिए एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है, और वो लोग जो कि इस एक्ट में कुछ भी अगर दिलचस्पी रखते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट को डिस्कस करेंगे, इसके उद्देश्य को समझेंगे, इस एक्ट का मतलब क्या है, ये एक्ट लेजिस्लेचर ने क्यों लाया, इसके इंटेंट को समझेंगे। और साथ ही साथ हम स्टार्टिंग में कई सारे टर्म्स डिफाइन किए गए हैं इस एक्ट में, जैसे एग्रीव्ड वुमेन, सेक्सुअल हैरेसमेंट किसे कहते हैं, और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वर्क प्लेस, ये सब टर्मिनोलॉजी के बारे में समझेंगे। आज का ये वीडियो इसी पे फोकस्ड रहेगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम है, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इरफान और जुडिशियल अड्डा पे एज ए एकेडमिशियन में जुड़ा हुआ हूँ। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इसका इंटेंट जो है इस एक्ट का, ऑब्वियसली बात है जो मकसद उद्देश्य लेजिस्लेचर का इस एक्ट को बनाने का, कि कभी भी किसी भी वर्क प्लेस पे किसी भी अगर वुमेन का, औरत का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो उस हैरेसमेंट को प्रिवेंट करना और उसको प्रोटेक्शन प्रदान करना, प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा मुहैया कराना, इस एक्ट का एक्चुअली में मेन इंटेंट है, मेन मकसद है। और अगर कोई औरत, उसके साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है उस जगह पे जहां वो काम करती है, अगर उसने कंप्लेन किया है तो उसको रिड्रेसल करना, उसको सॉल्व करना, उसको रिजॉल्व करना, ये एक्चुअली में मेन मकसद है। और इससे ज्यादा और आप मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जो आपको जीस्ट में बता दिया आप बेरक पढ़ लीजिएगा, इंटेंट समझ लीजिएगा। मैं ऐसा इंटेंट क्यों बता रहा हूँ और प्रेमबल पे क्यों फोकस किया इस एक्ट के, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछता है, और कई बार हमने देखा है कि वो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में जुडिशरी के पूछ रहे हैं। और कब आया, कब केम इनटू फोर्स हुआ, कब ऑफिशियल गजट में कब पब्लिश हुआ, ये सब आप बेयर से देख सकते हैं। इस वीडियो में आई थिंक हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद पढ़ सकते हैं। आइए हम समझते हैं कि अब चूंकि मैंने कहा प्रीएम्बल, जब मैंने आपको समझाया कि टू गिव द प्रोटेक्शन टू द वुमेन जिसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है वर्क प्लेस पे, ये मकसद है। तो चूंकि इनमें कई सारे टर्म्स आए हैं, जैसे वर्क प्लेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट और एग्रीव्ड वुमेन, है ना, जो जिस वुमेन के साथ हैरेसमेंट हुआ होगा, ऑब्वियसली बात है इस एक्ट के मुताबिक उसको हम एग्रीव्ड वुमेन कह देते हैं, जो कि इस परिभाषा, ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज में इस एक्ट के पहले ही डिफाइन हुआ है। सेक्शन 2 क्लॉज ए में ही एग्रीव्ड वुमेन की परिभाषा उन्होंने डिफाइन की है। तो आइए चलते हैं, एग्रीव्ड वुमेन का मतलब पहले समझते हैं कि एग्रीव्ड वुमेन का मतलब क्या हो गया। इस एक्ट में एग्रीव्ड वुमेन को किसे कहते हैं? ऑब्वियसली बात है एग्रीव्ड वुमेन किसे कहेंगे, जिसके साथ एक्चुअली में अगर वर्क प्लेस के संबंध में बात करें, उस संदर्भ में बात करें, तो एक ऐसी औरत जो किसी भी एज की है, जो वहां एम्प्लॉयड है या नहीं है, या पार्ट टाइम एम्प्लॉयड थी या फुल टाइम एम्प्लॉयड थी, कैसे भी करके एम्प्लॉयड है, अगर उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है रिस्पोंडेंट के द्वारा, तो ऐसे औरत को हम कहेंगे कि वो एग्रीव्ड वुमेन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एग्रीव्ड वुमेन किसे कहते हैं, क्योंकि बार बार ये एक्ट में आएगा, ऐसे सारे टर्म्स आएंगे, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इस एक्ट में बार बार एक टर्म आएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देखिए, किसी भी कोई जगह है, मान लिया कोई यूनिट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ब्रांच है, कुछ भी है, अगर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केंद्र सरकार के द्वारा फंडेड है, सो इन दैट सिनेरियो सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट, ब्रांच, ये जितनी भी सारी चीजें आपको बताएगी वर्क प्लेस्ड है, ओन्ड, एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। और जो मेन एक और टर्म है डोमेस्टिक वर्कर, जिसको 2 क्लॉज डी में डिफाइंड है, 2 क्लॉज ई में डिफाइंड है डोमेस्टिक वर्कर। देखिए कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि क्या नौकरानी पे या मेड पे भी ये सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप किसी मेड को रखे हैं तो वो मेड भी, चाहे आप उसको सैलरी दे रहे हो या ना दे रहे हो, अगर आपके हाउस होल्ड वर्क के लिए वो एम्प्लॉयड है, आपने उसको रखा है, कैश आप उसे दे रहे हो, किसी चीज को दे रहे हो काम करने के एवज में, तो वो भी डोमेस्टिक वर्कर उसको कहेंगे। और उसके साथ भी अगर आप सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक्ट आप पे एप्लीकेबल हो जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप एम्प्लॉयर होंगे और वो एम्प्लॉय होगी, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, एम्प्लॉय का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि एम्प्लॉय किसे कहते हैं। देखिए इस एक्ट में एम्प्लॉय हम उसे कह देंगे जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या यूनिट में या कोई भी ब्रांच में, कोई भी काम वर्क प्लेस में अगर वो काम कर रहा है, अब वो चाहे पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, डेली वेजेस के बेसिस हो, या
खुद वॉलंटरली आया हो या किसी एजेंसी के थ्रू उसको रखा गया हो, या अप्रेंटिस हो या ट्रेनी हो, या रेम्युनेशन आप उसे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या उसका जो कुछ भी नाम हो, वो इंप्लॉय ही होगा। कभी कभी सवाल होता है क्या भाई ट्रेनी है तो वो इंप्लॉय होगा? हाँ, वो भी इंप्लॉय होगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग, चाहे उसका जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कहीं मेंशन हुआ हो या ना हुआ हो। जैसे कभी कभी होता है एमबीए की हुई लड़कियां जो है जाती हैं किसी कंपनी में ट्रेनिंग करती हैं, तो दैट फॉर दैट पर्पस फॉर द आप सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के संदर्भ में, इस एक्ट के संदर्भ में, वो भी जो स्टूडेंट है वो कुछ दिन, जो 15 दिन 20 दिन ट्रेनिंग कर रही है, वो भी वहां पे एज ए एम्प्लॉय होगी। अगर उसके साथ खुदा न खास्ता सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता है तो इस एक्ट के संदर्भ में वो एम्प्लॉय ही कही जाएगी, और वो एम्प्लॉयर वो होगा, जो कंपनी का मालिक होगा वो एम्प्लॉयर होगा। कोई एलएलबी की लॉ इंटर्न है अपने बॉस के पास या अपने सीनियर के पास, वो इंटर्न कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है, तो फॉर दैट पर्पस शी विल बी कॉल्ड एज एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉय इस एक्ट के माध्यम से होगी, इस एक्ट के संदर्भ में होगी। तो ये मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। तो एम्प्लॉय का मतलब, जो ठेठ एम्प्लॉय का मतलब होता है वो तो होगा ही होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब भी एम्प्लॉय ही कहे जाएंगे इस एक्ट के संदर्भ में। तो आई होप कि आपको एम्प्लॉय का मतलब समझ में आ गया होगा। एम्प्लॉयर का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, एम्प्लॉयर का मतलब एक तो सरकार के कॉन्टेक्स्ट में एम्प्लॉयर, यानी कि अगर कोई सरकारी संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई यूनिट है, कोई ब्रांच है, कोई भी अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है, इंटरप्राइज है, तो उसका जो हेड होगा वो एम्प्लॉयर होगा। अगर मान लिया कोई बैंक है, बैंक में एक कैशियर एक महिला है, उस कैशियर के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो ऑब्वियसली बात है बैंक देखिए सरकार का, तो सरकार यहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं होगी, एम्प्लॉयर वो होगा बैंक मैनेजर, क्योंकि वो हेड है। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमेशा सरकार के जो सरकारी चीज होती है, गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या लोकल बॉडी है, तो उस संदर्भ में जो हेड होगा उस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयर होता है, उसकी जिम्मेदारी आएगी फिर। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के केस में अगर देख लें, जो कि सरकारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की चीजें नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के केस में, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट, प्राइवेट अंडरटेकिंग है, तो ऑब्वियसली बात है उसका डायरेक्टर, प्रमोटर, जो भी जिम्मेदारान है, जो भी जिसको उस अंडरटेकिंग को चलाने के लिए दिया गया है, वो सारे के सारे जो जिसके मैनेजमेंट में वो अंडरटेकिंग है, जिसके सुपरविजन में वो अंडरटेकिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, दैट पर्सन विल बी नोन एज द एम्प्लॉयर इस एक्ट के अधिनियम के हिसाब से। तो आई होप कि आपको एम्प्लॉयर का भी मतलब समझ में आ गया होगा। एम्प्लॉयर का मतलब आपको इतना ही जानना है। अब हमने बताया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, ऑब्वियसली बात है पूरी कहानी पूरे एक्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में समझा जाएगा। भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट इसके साथ हो गया, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है? तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो टर्म है आपको सेक्शन 2 क्लॉज 9 में मिल जाएगा, इसी एक्ट में स्टार्टिंग में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्या मतलब होता है? अगर मान लिया किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए आपने डिमांड किया या आपने रिक्वेस्ट किया, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाएगा। या आपने किसी भी तरीके से उससे शारीरिक कांटेक्ट किया, फिजिकल कांटेक्ट एडवांसेस उसको कह देते हैं, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के डेफिनेशन में आ जाएगा। या आप उसे सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स बना रहे हो, कोई भी ऐसा रिमार्क्स उसके सामने बना रहे हो जो सेक्सुअली कलर्ड है, या आप उसको पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो उस महिला को, उस महिला एम्प्लॉय को, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के डेफिनेशन में आता है। या अनवेलकम फिजिकल या वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट जो सेक्सुअल नेचर का होगा, वो सारे के सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के डेफिनेशन में आ जाएगा। तो आई होप आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट का डेफिनेशन पता हो गया होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि इस एक्ट में बहुत काम आएगा। अब जो एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वर्क प्लेस, ऑब्वियसली बात है जब हम कहते हैं वर्क प्लेस में किसी महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ हो, तब ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। अब सवाल ये कि वर्क प्लेस क्या होगा? देखिए, वर्क प्लेस सब कुछ जहां पे काम होता है, आप एक लाइन में समझ लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। वर्क प्लेस का मतलब एक ऐसी जगह जहां पे काम धाम होता है, जस्ट एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बस। और इसके अलावा आपका हाउस होल्ड भी आ गया, आपका घर भी आ गया। आप अपने घर में किसी मेड को रखें, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। या कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, अंडरटेकिंग है, इंटरप्राइज है, कुछ भी है जहां पे काम होता है, वो सरकारी हो सकता है, वो प्राइवेट हो सकता है, कोई हॉस्पिटल है, वो भी सेक्सुअल मतलब वर्क प्लेस के डेफिनेशन में आ जाएगा। वर्क प्लेस मतलब जहां पे वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, बस। अब वो कुछ भी हो सकता है। अब मान लिया पूछने वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब कॉल सेंटर होते हैं, तो जाहिर सी बात है कॉल सेंटर का ऑफिस तो वर्क प्लेस है, ये इस एक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से। अब पूछेंगे कई लोग, साहब कैब में लड़की आ रही है, कैब में उसके साथ छेड़खानी होगी, ऑफिस में नहीं हुआ, वो लड़की कैब में, कैब कंपनी ही की है, अब वो घर जा रही है कंपनी से, तो बताइए कार में उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा, बताइए ये एक्ट एप्लीकेबल होगा? या एप्लीकेबल होगा, ऑब्वियसली बात है। देखिए, काम धाम के सिलसिले में भले ही आप बाहर हैं, तो आप काम करके लौट रहे हो, कैब में ही लौट रहे हैं ना, तो यस इट विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस। वो कार एक्चुअली इस डेफिनेशन के, इस एक्ट के मुताबिक वो वर्क प्लेस ही हो गया। कोई वो अपने प्राइवेट पर्पस के लिए नहीं गई थी लड़की, वो काम करने के लिए गई थी, काम करके लौट रही है, कार में उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, दैट कार विल बी
ट्रीटेड एज अ वर्क प्लेस, और ये एक्ट, ये कानून जो है उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका सेकंड पार्ट इस वीडियो का बहुत ही जल्द आएगा, और आप हमें कमेंट करिए, रिस्पॉन्ड करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और इसी टॉपिक पे, इसी एक्ट पे और सारे वीडियोस ला सकें। और अब भी 7 वीडियोस बनाने हैं इस एक्ट पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और वंस अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियो को। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।